Now today we will start with your new chapter, that is employee stock option plan या employee stock option scheme। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 सिंपल है और 10 मार्क्स कैरी करता है। इट मीन्स इस चैप्टर का आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ एक ही टॉपिक है कि ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और प्लान में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। बट पहले ये होता क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट पॉइंट नाउ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स, अपने ऑफिसर्स, अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो कंपनी की सिक्योरिटीज पर at a concessional price on a future date। कंपनी जब अपने डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, परमानेंट एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स को एक ऑप्शन देती है कि आप कंपनी के शेयर्स को फ्यूचर डेट पर कंसेशनल प्राइस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे प्लान को हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें एम्प्लॉयज को स्टॉक लेने का ऑप्शन मिल रहा है। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है, कंपनी के लिए इसका क्या बेनिफिट है और जो एम्प्लॉयज है उनके लिए क्या बेनिफिट है। तो आई वांट टू से ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है ये बहुत अच्छा प्लान होता है कंपनीज को आगे वर्क करने के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी। आई वांट टू से ये विन विन सिचुएशन वाला प्लान होता है फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। अब वो कैसे, तो लेट मी टेल यू। देखो, इसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। वो ये समझनी है कि क्या होता है, एक कंपनी चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो उसके पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करें। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है दे शुड वर्क विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उस पर्पस के लिए कंपनी उनको या तो हर साल बोनस दे और या फिर कंपनी उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्लान में क्या होता है कि कंपनी वर्कर्स को बोलती है, एम्प्लॉयज को बोलती है कि हम आपको फ्यूचर डेट पर 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर आप 3 साल तक हमारे पास काम करोगे तो 3 साल के बाद आपको इतने शेयर्स कंसेशनल प्राइस पर मिल जाएंगे। आज की मार्केट प्राइस 100 रुपए है, हम आपको 20 रुपए पर ही देंगे 3 साल बाद। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को यह बेनिफिट हो गया कि एम्प्लॉयज 3 साल तक कंपनी के पास ही काम करेगा। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हुआ कि यार 100 रुपए का जो आज मार्केट प्राइस शेयर चल रहा है वो कंपनी 20 रुपए पे दे रही है और वो बोल रही है 3 साल बाद देगी। मगर तो अगर एम्प्लॉय 3 साल तक और एफिशिएंटली वर्क करेगा तो मार्केट प्राइस 100 से भी ज्यादा हो जाएगी, मगर आपको तो 3 साल बाद 20 रुपए पर ही मिल जाएगा। तो एम्प्लॉय के लिए वो बोनस वाला बेनिफिट हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाली प्लान होता है। अब हमें इसमें जो अकाउंटिंग पढ़नी है उससे पहले हमें ये कुछ टर्म्स हैं जो समझनी है। तो पहली टर्म है इसमें ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब क्या होता है, ग्रांट डेट का मतलब होता है द डेट ऑन विच ऑप्शन इज अनाउंस्ड बाय द कंपनी। जब भी कंपनी जिस भी डेट पर ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपसे मैं ईसॉप बोलूंगा इसको, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ईसॉप जब से भी जिस भी डेट पर कंपनी अनाउंस करती है उस डेट को बोला जाता है ग्रांट डेट। इस दिन ऑप्शन ग्रांट हो रहा है। फिर उसके बाद आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो वेस्टिंग का मतलब होता है द परफॉर्मेंस, द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय विल बी गिवन राइट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। वेस्टिंग का मतलब होता है कि वो आई कैन से वो परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय को करनी पड़ेगी, वो प्रोसेस जो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा जिसके थ्रू उसके पास राइट आएगा ईसॉप लेने का। तो ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसे प्रोसेस को हम वेस्टिंग बोलते हैं।
देन कम्स वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड क्या है? जिस पीरियड के लिए वो वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन आपको परफॉर्म करना होगा, उस पीरियड को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। कहने का सिंपल मीनिंग यह है कि एक कंपनी ने आज ग्रैंड डेट, मतलब आज मान लो आप 1/4/2020 को अनाउंस कर दिया कि कंपनी ESOP देगी आपको 3 साल बाद। तो ये जो 3 साल तक के लिए आपको कंपनी की ऐसी परफॉर्मेंस रखनी है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेस्टिंग, और ये 3 साल विल बी कॉल्ड एज योर वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड का मतलब द पीरियड इन विच vesting of the option take place, that will be called as vesting period. Then comes your excise price. excise price का मतलब होता है कंसेशनल प्राइस। जैसे कंपनी का शेयर आज की मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रही है, मगर मैं आपको 20 रुपए पर ही वो शेयर दे रहा हूं, तो 20 रुपए विल बी कॉल्ड एज माई एक्साइज प्राइस। एक्साइज पीरियड का इसमें सिंपल मीनिंग ये होता है कि कंपनी, जब आपका वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाता है, 3 साल आपने परफॉर्म कर लिया, तो आपका वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, तो अब आपके पास राइट आ गया कि आप ESOP के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट वो अप्लाई करने के लिए भी कंपनी आपको कुछ टाइम पीरियड देती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर एक्साइज पीरियड। 6 महीने, 1 साल, जब तक आप कंपनी के पैसे दे सकते हो, वो एक्साइज प्राइस दे सकते हो। उसके बाद होता है ऑप्शन वैल्यू। अब ये ऑप्शन वैल्यू क्या होता है, इससे पहले मार्केट प्राइस समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस मतलब जो आज की डेट पर मार्केट प्राइस चल रही है। अगर 100 रुपए आज की डेट पर मार्केट प्राइस चल रही है, तो दैट विल बी योर मार्केट वैल्यू। कंपनी देगी 3 साल बाद, उससे मार्केट प्राइस क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आज के मार्केट प्राइस से मतलब है। और अब ऑप्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, तो मार्केट प्राइस और एक्साइज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, वो इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन वैल्यू इज नथिंग बट मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस। मार्केट प्राइस में से एक्साइज प्राइस माइनस कर दोगे, तो यू विल बी गेटिंग ऑप्शन वैल्यू। भाई ESOP की वैल्यू क्या हुई, तो 100 रुपए का शेयर अगर 20 रुपए में मिल रहा है, तो 80 रुपए इस ऑप्शन की वैल्यू होगी। तो दीज आर द वेरियस टर्म्स जो आपको समझनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रैंड डेट जिस दिन ऑप्शन अनाउंस हुआ, वेस्टिंग, ओके तो ग्रैंड डेट का मतलब तो मैंने बता दिया, जिस दिन ऑप्शन अनाउंस किया। वेस्टिंग का मतलब द परफॉर्मेंस विच एम्प्लॉय हैज टू डू टू गेट द राइट फॉर दिस ESOP। वेस्टिंग पीरियड, जितने पीरियड के लिए आपको वो परफॉर्मेंस करना जरूरी है। एक्साइज प्राइस, द प्राइस एट विच ऑप्शन विल बी एक्साइज बाय द एम्प्लॉय। एक्साइज पीरियड, एक पीरियड जो आपको मिला हुआ है आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड, जिसमें आप इस ऑप्शन को एक्साइज कर सकते हो। ऑप्शन वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ टुडे माइनस द एक्साइज प्राइस विल बी कॉल्ड एज ऑप्शन वैल्यू। तो ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई। ESOP का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम ये समझेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अब बहुत सिंपल सी बात है यार, कि अगर एक कंपनी आपको अपना 100 रुपए का जो मार्केट प्राइस शेयर चल रहा है, उसको 20 रुपए पर ही दे रही है, तो एक तरीके से कंपनी के लिए तो एक खर्चा हो रहा है। कंपनी एम्प्लॉइज को कुछ कंपनसेशन दे रही है एक तरीके से, 100 रुपए की चीज 20 रुपए में दे करके। तो इसका मतलब कंपनी को खर्चा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो अब इन सब चीजों के लिए जर्नल एंट्रीज क्या पास होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी इसकी, तो बहुत बहुत सिंपल अकाउंटिंग है। इसमें 10 क्वेश्चन है अपनी बुक में, 10 के 10 एक ही मेथड से होने वाले हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा चीज आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट, इसकी जर्नल एंट्रीज पर आते हैं। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज, तो इफ यू कैन चेक फॉर एक्सपेंस एवरी ईयर, जब आप एवरी ईयर एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा ये खर्चा हो रहा है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। भाई जब आपने ग्रैंड डेट पर, देखो मैं आपको समझाता हूं, ग्रैंड डेट पर जब आपने ऑप्शन को अनाउंस किया, तब आपको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रैंड डेट पर तो हमने सिर्फ अनाउंसमेंट करा, कुछ करा थोड़ी उस टाइम पर, तो हमें उस टाइम कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट जब हमारा ईयर एंड आएगा, फर्स्ट ईयर का एंड आएगा, तब आप इस खर्चे को रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा ही हो रहा है।
तो तब आप ये एंट्री पास करोगे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हमने साल भर का खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिया, ये खर्चा कैसे कैलकुलेट होगा वो भी समझाएंगे अभी आपको, बट पहले एंट्रीज देख रहे हैं। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हमारा अभी ये पे तो करा नहीं है, कोई पे तो करना नहीं है हमें, तो हम टू ईसो को क्रेडिट कर देते हैं इसमें, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर दिया हमने, ESOO ईसो। फिर ये खर्चे को हम पीएनएल में ले जाएंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये पहले साल एंट्री होगी। ऐसे ही दूसरे साल भी अगर होगा तो दूसरे साल भी खर्चा यही रिकॉग्नाइज हुआ और वापस से पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। तीसरा साल हुआ तो तीसरे साल भी, जितने साल है परफॉर्मेंस के उतने साल यही एंट्रीज होंगी। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होगा कि अगर आप जब खर्चा कैलकुलेट करोगे, एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे और वो नेगेटिव में आ जाएगा, आपने एक्सपेंस का फॉर्मूला समझाऊंगा मैं आपको, वो कैलकुलेट करा और वो नेगेटिव में आ गया, तो आपकी एंट्री बन जाएगी ईसो, ये जो आपने क्रेडिट कर रखा है ना, ईसो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये कैसे होता है अभी सब समझेंगे अभी। इसके बाद अगर हम जब शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तब हमारी एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ईसो अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बैंक में कितना अमाउंट, जितना एक्साइज प्राइस होगा वो आएगा, ईसो में कितना अमाउंट, जितना ऑप्शन का वैल्यू था वो आ जाएगा, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम में मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। फॉर एक्सपेंस एवरी ईयर वी हैव अंडरस्टूड द एंट्री नाउ। ये ईयर एंड पर हो रही है जब हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। हर साल जब भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा तो ये एंट्रीज हो गई। अगर कभी एक्सपेंस के कैलकुलेशन में नेगेटिव आ गया, खर्चा नेगेटिव आ गया, तो ईसो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे, और जब भी वो शेयर्स इशू करें हमने तो हमारी एंट्री ये हो जाएगी। अब जब आप शेयर्स इशू कर चुके हो, उसके बाद कुछ ऑप्शंस जो बचे वो लैप्स हो गए, मतलब एक्साइज पीरियड में एम्प्लॉय ने पैसे ही नहीं दिए तो वो ऑप्शन लैप्स हो गया, तो वो सेम एंट्री होगी यही वाली, ईसो टू जनरल रिजर्व। अब ये कैसे होती है एंट्रीज, या ये खर्चा कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो खर्चा रिकॉग्नाइज हर साल के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये पहले अब हम समझते हैं। तो लेट अस सी हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस एक्सपेंस एवरी ईयर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है एक्सपेंस रिकॉग्निशन का, फॉर्मूला विल बी एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्साइज्ड मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय पीरियड लैप्स, ये ब्रैकेट आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑलरेडी चार्ज्ड। ये हम हर साल एक्सपेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। वापस से, एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्साइज्ड, कितने ऑप्शन हमें एक्सपेक्टेड है कि एक्साइज होंगे, मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू कैसे निकलता है, ऑप्शन वैल्यू निकलता है आपका मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस करके, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा कि कितने साल एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस करनी है, मल्टीप्लाइड बाय पीरियड लैप्स्ड, 1 साल ओवर हो गया, 2 साल ओवर हो गए, 2.5 साल ओवर हो गए, 3 साल ओवर हो गए, वो पीरियड लैप्स्ड, ब्रैकेट, और उसमें से माइनस कर दिया जो एक्सपेंस आप अभी तक पूरा रिकॉग्नाइज कर चुके हो, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑलरेडी चार्ज। इस तरीके से हम खर्चा हर साल कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 1000 ऑप्शंस कंपनी दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, जिन शेयर्स का मार्केट प्राइस आज 100 रुपए था, जिनको हम 20 रुपए पर दे रहे हैं, और ये आपको 8 साल तक कंपनी में रहना है, ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। तो अब 8 साल तक की आपको परफॉर्मेंस देनी है, मतलब आपका वेस्टिंग पीरियड 8 इयर्स हो गया। 1000 ऑप्शन हम दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्साइड 1000 हो गया। ऑप्शन का वैल्यू 100 रुपए का मार्केट प्राइस माइनस 20 रुपए का एक्साइज प्राइस, तो 80 रुपए हो गया। तो 80 इंटू 1000, 80,000 डिवाइडेड बाय 8। अब मल्टीप्लाइड बाय, अगर 1 साल के बाद रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 साल बाद करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3 3 साल बाद, 4 साल बाद मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय 8, ऐसे हो जाएगा 8 साल तक।
और मगर हर साल ये करने के बाद इसमें से माइनस क्या करना है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑलरेडी चार्ट। तो जैसे अगर फर्स्ट ईयर है तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑलरेडी चार्ट तो नील हो गया, तो 1000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 1, तो 10,000 रुपए आ गया, माइनस 0, तो पहले साल रिकॉग्नाइज कितना हुआ खर्चा, 10,000 रुपए। अब जब दूसरे साल पर आओगे तो एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्साइज तो सेम रहे 1000 ही, मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन वैल्यू वो तो वही रही 80 रुपए, वेस्टिंग पीरियड 8 साल ही रहा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 20,000 आ गया, मगर उसमें से जो 10,000 आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो माइनस कर देना, तो वापस से आपका खर्चा दे सेकेंड ईयर के लिए भी 10,000 ही आ गया। ऐसे हम करते हैं। अब हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके मॉड्यूल में जो मैंने आपको मॉड्यूल दे रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आप, तो लेट अस रीड दैट क्वेश्चन नंबर 6 विच आई हैव गिवन टू यू इन योर मॉड्यूल। हम उसको रीड करते हैं पहले। ओके, तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6। ABC Limited grants 1000 employee stock option on 1/4/2010 at rupees 40 when the market price is rupees 160. The vesting period is 2.5 years and the maximum excise period is 1 year. 300 unvested options lapsed on 1/5/2012. 600 options are excised on 30/6/2013. 100 vested options lapsed at the end of the excise period. Past journal entries giving the suitable narrations. Okay. अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना है ना, तो हम हमेशा एक चार्ट बनाएंगे। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते टाइम चार्ट्स बनवाए थे, एक पूरी टेबल बनवाता था, वैसे ही अभी हम इसके लिए भी एक पूरी टेबल बनाया करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करें तो 1000 एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन हमने दिए हैं 1/4/2010 को, तो 1/4/2010 हमारी ग्रैंड डेट हो गई, एट ₹40 ये एक्साइज प्राइस हो गई, व्हेन द मार्केट प्राइस इज 160 तो 160 मार्केट प्राइस हो गया, तो ऑप्शन का वैल्यू 160 माइनस 40 120 रुपीज हो गया ऑप्शन का वैल्यू। और वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन में बता दिया, वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन में बता दिया 2.5 years, और जो मैक्सिमम एक्साइज पीरियड है वो 1 year है। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन, अनवेस्टेड मतलब बीच में ही जो परफॉर्म करना था उसके बीच में ही 300 अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए आपके, और 600 ऑप्शन एक्साइज कर दिए 36 को वेस्टिंग पीरियड के बाद, और 100 ऑप्शंस जो बचे थे वो भी लैप्स हो गए एट द एंड ऑफ द एक्साइज पीरियड। तो इसके लिए देखो हम चार्ट कैसे बनाएंगे। तो व्हेन वी हैव टू सी द चार्ट, तो देखो मैंने ये बना के बताया आपको, 1/4/2010 को ग्रैंड डेट हुआ, 1000 ऑप्शंस हमने ग्रांट करे थे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर ग्रैंड डेट। इसके बाद 2.5 साल तक की बात कर रहे हैं जो हमारा वेस्टिंग पीरियड आ गया, तो 2.5 साल गिनना है, तो 1/4/2010 से 1/4/2011 1 साल, 1/4/2012 2 साल, और 1/10/2012 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड बना दिया मैंने। फिर उसके बाद 1 साल आपका एक्साइज पीरियड है, तो 1/10/2012 से 1/10/2013 तक आपका एक्साइज पीरियड आ गया। यस, तो ये हमारा ग्रैंड डेट था, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड हुआ, और 1 साल उसके बाद एक्साइज पीरियड हुआ। तो मैंने सारी डेट्स मार्क करी, बट हमको ग्रैंड डेट पर क्या एंट्री करनी है, नो एंट्री। फिर हमको क्वेश्चन में हर ईयर एंड पर एक्सपेंस को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने 1/4/2011 1/4/2012 ये मार्किंग करके रखी, 1/4/2013 भी मार्किंग करके रखी। अब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन और ये भी थी कि एक तो आपका 1/5/2012 क्वेश्चन में रीड करना, आप 1/5/2012 में क्वेश्चन में बोला है 300 ऑप्शन लैप्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मीनिंग ये था कि हमने यहां पर 1000 ऑप्शन दिए थे, बट यहां पर जो 1000 ऑप्शन हमने जितने भी एम्प्लॉयज को दिए होंगे उसमें से 300 ऑप्शन जो थे ना
जिन एम्प्लॉयज को दिए थे हमने वो एम्प्लॉयज या तो छोड़ करके चले गए या कुछ और पीरियड हो गया कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हो गया होगा। ठीक है, तो 1/5/2012 को वो 300 ऑप्शंस लैप्स हो गए। अब ये 300 ऑप्शन लैप्स जो है वो भी हमने लिख दिया, और क्वेश्चन में ये बताया कि 36 को 600 ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर दिए और 100 ऑप्शन लैप्स हो गए 110। जब आपका एक्सरसाइज पीरियड ओवर हो तो 100 जने पैसे नहीं दे पाए आपको, तो उनके ऑप्शन लैप्स हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले एक टेबल के थ्रू बना ली। अब मैंने आपको एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं एवरी ईयर के एंड में, ये 3 साल के एंड हो रहे हैं हमारे पास, 1, 2 और 3, ये 3 साल के एंड में हम एवरी ईयर कैसे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे उसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन को एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्साइज्ड मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाइड बाय पीरियड लैप्स्ड, ये पूरा ब्रैकेट और इसमें से माइनस क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑलरेडी चार्ज्ड। अब जैसे हम बात करते हैं 1/4/2011 की, तो इस दिन मतलब 1/4/2011 का मतलब होता है 31/3/2011। इस दिन आपके कितने एक्सपेक्टेड ऑप्शन थे कि वो एक्सरसाइज होंगे, तो 1000 ऑप्शन ग्रांट करें तो इस दिन तो हमें पता था कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन था कि भाई 1000 ही ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, तो 1000 इंटू 160 रुपए की आपकी मार्केट प्राइस को 40 रुपए पर दिया जा रहा है। 160 की थी ना मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वॉज 160, यस, और 40 रुपए पर एक्सरसाइज प्राइस आ रही है आपकी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 120 का ऑप्शन वैल्यू डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है, मल्टीप्लाइड बाय 1 साल ही लैप्स हुआ और माइनस निल। ये पहले साल मेरे को खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, तो देखो इसका मैंने कैलकुलेशन करा है। 1000 ऑप्शन, मेरे को इस दिन तो यही पता था कि 1000 ही ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 160 माइनस 40 मेरे ऑप्शन की वैल्यू डिवाइड बाय 2.5 साल इंटू 1 माइनस निल, तो मेरे पास अमाउंट आ गया 48,000। ये पहले साल हो गया। अब इस दिन 2 एंट्री पास हो जाएगी साहब, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 48,000 से। फिर 1/4/2012 का मतलब 31/3/2012। अब ये दूसरे साल की बात कर रहे हैं हम। ये 300 ऑप्शन 1/5/2012 में लैप्स हुए थे, मगर 1/4/2012 मतलब 31/3/2012 को तो आपको पता है कि 1000 ही ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, तो 1000 इंटू वापस से 120 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2 साल खत्म हो गए। अब माइनस पहले साल आपने 48 रिकॉग्नाइज करा तो 48, तो आपके पास वापस सेकेंड ईयर में 48 आ गई। तो यानी 31/3/2012 को भी 2 एंट्री और हो गई, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड सेकेंड पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। इसके बाद जब हम यहां पर आए 1/4/2013 मतलब 31/3/2013 पर जब आप आए तीसरे साल के एंड में, तो अब आपके ये 300 ऑप्शन लैप्स हो चुके थे, तो आपको यहां पर ये पता है, ये एक्सपेक्टेशन है कि 300 ही लैप्स हुए, तो आपको ये लग रहा था कि 700 जने तो पैसे दे देंगे यार, तो 700 एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज इंटू 120 जो हमारा ऑप्शन का वैल्यू डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब आप बोलोगे सर लैप्स तो 3 साल हो गए ना, मगर वेस्टिंग पीरियड का एक टोटल जब आप ले रहे हो नीचे, तो उससे ज्यादा लैप्स नहीं आ सकता है, तो लैप्स 2.5 साल ही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 ही कर दी। माइनस 48 और 48 96 होता है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस माइनस 96 जो आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो आपका इस बार एक्सपेंस जैसा कि मैंने आपको समझाया वो एक्सपेंस इस बार नेगेटिव में आ गया। चेक करो आप इसको कैलकुलेट करके, ये 84,000 होता है टोटल, तो 84 माइनस 96 करा तो 12,000 आप ऑलरेडी ज्यादा एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर चुके हो 2 साल में। तो अब हमें ये 12,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है
और उतना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रखने का जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000 ये तीसरे साल के एंड में एंट्री पास हो जाएगी। ये हमने एंट्रीज कर दी। तो अभी तक आपकी 5 एंट्रीज हो गई, यहां तक पहुंच चुके हो आप। अब 30/6 को जब आपको 600 के ऑप्शन के पैसे मिल गए तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, ईसो अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो इस दिन एंट्री हो गई, 600 की हुई। अब 100 ऑप्शन अभी भी लैप्स हो गए तो उसके लिए खर्चा तो रिकॉग्नाइज कर चुके थे ना आप पहले, मगर वो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए आपको पूरे, तो उनका जितना भी खर्चा था वो पूरा का पूरा आप जनरल रिजर्व में चला जाएगा ईसो अकाउंट से। तो उसकी एंट्री भी ईसो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व हो जाएगी यहां पर। तो टोटल मिलाकर के आपकी 2, 2, 4, 1, 5, 6 और 7 एंट्रीज होनी है टोटल। अब हम ये चेक करते हैं इसकी एंट्रीज। तो देखो 31/3/2011 को एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 4848 और ये हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दी। फिर 31/3/2012 को भी नेक्स्ट ईयर वापस से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो और फिर पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये एंट्री चारों हो गई। फिर 5वीं एंट्री जब आपका नेगेटिव में आ गया था 12,000 तो ईयर एंड पर ईसो टू जनरल रिजर्व 12,000। फिर उसके बाद 36 को जब उन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा तो जितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए उसके लिए एंट्री पास हो रही है बैंक ईसो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक में जितना भी वो एक्सरसाइज प्राइस देगा हमको, जितने भी पैसे दे रहे हैं, तो 600 शेयर्स के लिए हमें पैसे मिल रहे थे तो 600 इंटू 40 रुपए एक्सरसाइज प्राइस 24,000। फिर उनका जितना भी खर्चा है 600 का खर्चा जितना है टोटल, तो एक शेयर का खर्चा 120 रुपए था टोटल। भाई ऑप्शन का वैल्यू 120 तो 120 इंटू 600 72,000 वो ईसो में आ गया। जो आप ईसो 1, 2 ये क्रेडिट कर चुके हो ना आप, तो ये सारे पहले आप कर रहे थे 1000 शेयर के लिए, 1000 शेयर के लिए। फिर आपको 300 लैप्स हो गए तो ये आपके पास इसका ईसो में बच गया 700 शेयर का, मगर उसमें से 600 शेयर का तो आपने यहां डेबिट कर दिया। और 2 शेयर कैपिटल में 600 इंटू 10 फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 600 इंटू 150 90,000 वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के मार्केट प्राइस आए तो ये भी मार्केट प्राइस ही होना चाहिए। अब जो ईसो 100 शेयर का और बचा 120 रुपए का, 100 शेयर का और बचा, क्योंकि 600 एक्साइज जो है आपने 700 मान के चला था, तो 100 शेयर का जो लैप्स हो चुका है वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा, तो ईसो टू जनरल रिजर्व। ये 1/10/2013 को गई। तो इस तरीके से आपने आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। आपका ये जब आप चेक करोगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और आपके आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 2 एकदम सेम है। तो दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड दैट आल्सो। हमारे सारे क्वेश्चन सेम आएंगे तो आपके सारे सॉल्यूशंस चेक भी हो जाएंगे। आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।